नमस्कार बच्चों, सूर्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 वाला, उसमें हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए थे, आधे से भी ज्यादा कर लिए थे, 23 क्वेश्चन कर लिए थे। 43 आए थे आपकी, कितने? 43। अब देखिए, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे कि वो पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है वो क्या कहलाता है? आपके विषकारक, पॉइजनस या फिर सन्नमक भी कह सकते हैं उसको आप, इनहिबिटर। और जो बढ़ाते हैं उनको प्रमोटर कह सकते हैं, वर्धक। तो आपके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये विस्कार, ये जो मैंने कल करवा दिया था आपको सॉल्व, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल का यहां तक अपना हो गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल का रासायनिक प्रदूषक है, यानी ऐसा कौन सा केमिकल से जो जल को क्या करता है? प्रदूषित करता है। अब देखो, ये सीधे एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपके, एनवायरमेंट नाम का चैप्टर, एक पर्यावरण नाम का चैप्टर 11th क्लास में, उसमें सीधे सीधे दे रखा है, एनसीईआरटी से उठा के दिया है। अब ये तो फैक्ट है, देखो आपको सीधे याद होने चाहिए, इनमें तो कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाई यहाँ कुछ समझने का है। और ये 2018 वाला पेपर तो ऐसा कोई बहुत विशेष था नहीं अपने, ठीक है ना। ये तो आपके सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल था, सीधे सीधे उठा के दे दिया, कोई बहुत घुमा फिरा के नहीं दिया। जैसे 2025 वाला है, ऐसा पेपर नहीं था, ठीक है ना। तो कौन है? तो देखो, इसका सीधा सीधा आंसर है आपकी ये वाला, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये उद्योग धंधे होते हैं ना, उनसे जो केमिकल्स निकलता है, तो उसका नाम क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। अरे बाइफिनाइल का मतलब दो फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, ऐसे ऐसी दो फेनिल रिंग जुड़ जाए। अरे फेनिल रिंग का मतलब ये दो बेंजीन रिंग जुड़ जाए आप, बेंजीन से एच हटाते हैं, फेनिल बनता है ना, तो ऐसी ये दो फेनिल रिंग आपकी जुड़ गई। अब पॉलीक्लोरिनेटेड का मतलब क्या है इस पे? अरे बहुत सारे क्लोरीन है, बहुत सारे क्या है? क्लोरीन। और भी हो सकते हैं बहुत सारे इस तरीके से, ठीक है ना, इधर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, जो क्या करता है, मतलब ये केमिकल से जो जल को प्रदूषित करता है। तो इसने यही कहा है कि जल का रासायनिक प्रदूषक है, एनसीईआरटी में दे रखा सीधे। अगला देखिए, अब अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो आरबीसी जो होती है ना अपने, आरबीसी, अरे लाल रुधिर कोशिका या लाल रक्त कणिका, कुछ भी बोल दो आप, उसके विकास और उसके वयस्क होने में, यानी उसको विकसित होने में और उसका मतलब मैच्योर हो, भाई मैच्योर होगी तभी तो वो क्या बनाएगी? ब्लड का फॉर्मेशन करेगी। अरे ब्लड का फॉर्मेशन तभी होता है, अपन ने पढ़ रखा है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मतलब कि भाई आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 दिन होती है, 120 दिन के बाद वो नष्ट हो जाती है, इसीलिए कहते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो आरबीसी के विकसित होने और उसके परिपक्व होने में कौन सी धातु है जो बाधा उत्पन्न करती है, यानी उसको मैच्योर नहीं होने देती, परिपक्व नहीं होने देती और उसका विकास भी नहीं होने देती? तो वो कौन सी धातु है? सीधे एनसीईआरटी में दे रखा है आपकी, वो धातु कौन सी है आपके? लेड। कौन सी धातु है? लेड। तो आपको याद रखना है, फैक्ट है सीधे। अगला देखिए, अगला है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, यानी वो गैस कौन सी है जो आर्क वेल्डिंग में क्या होती है? उपयोगी होती है। कौन सी वेल्डिंग में? आर्क वेल्डिंग में। अब देखो, इसमें से ये जो रेडॉन है ना आपके, रेडॉन ये तो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका तो कोई यूज है नहीं, ठीक है ना। अब इनके यूज आपके जैसे 12th क्लास में आपके जीरो ग्रुप फैमिली है, कौन सी? जीरो ग्रुप फैमिली। जीरो ग्रुप का मतलब वर्ग 18 वाले एलिमेंट से उनको अक्रिय गैस तत्व कहते हैं, उसमें उनके लास्ट में उपयोग दे रखे हैं। हीलियम का उपयोग किसमें है आपके, नियोन का उपयोग किसमें है, इस तरीके से आपके। तो ये जो आर्गन है ना, इसका उपयोग किसमें करते हैं अपन? आर्क वेल्डिंग में करते हैं। किसमें करते हैं? आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीधे। अगला देखो, ये थोड़ा सा समझने का, देखो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दिया है ये भी सवाल, ये भी कहां से दिया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और ये सवाल देखो, इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सिंपल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है वैसे। Zn NH3 का होल 4, इसकी ज्यामिति कैसी होगी? यानी Zn NH3 का होल 4 और इसके ऊपर क्या दे रखा है? 2+, इसकी ज्यामिति क्या होगी? अब देखो, इतना तो हमको पता है, ये ऐसा बड़े ब्रैकेट आ रहा है आपकी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आ रहा है,
उसके अंदर सेंट्रल एटम है आपके, जिसको सीएमआई कहते हैं, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। अब इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं भैया, और चारों के चारों कैसे हैं, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या। और यहाँ समन्वय संख्या कितनी है इसकी, 4। अब देखो समन्वय संख्या 4 होती है ना, तो या तो चतुष्फलकीय बन सकता है आपके, या फिर कौन सा वर्ग समतल बन सकता है। अरे अष्टफलकीय के लिए तो समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी, 6 होनी चाहिए। तो ये भी नहीं बनेगा आपके, पायरामिडल भी नहीं बनेगा, क्यों, पायरामिडल तो तब बनता है ना 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। तो ये जो है ना आपके वीबीटी, अरे वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है ना, पायरामिडल शेप जो है ना, यानी विकृत हो गया एक तरीके से। अरे जब भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं ना, तब तो क्या रेगुलर शेप होती है आपकी, या यूं कह दो उसको, रेगुलर को क्या कहोगे आप, आइडियल शेप। और अगर एक भी लॉन पेयर आ जाता है तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है। और यहाँ जो विकृत आकृतियां होती है ना, उनकी जो व्याख्या है आगे जाके ग्रेजुएशन लेवल पे जाके पढ़ते हैं अपने, ग्रेजुएशन भी क्या पीजी लेवल पे, जॉन टेलर इफेक्ट, उससे समझाते हैं इसको। किससे, जॉन टेलर इफेक्ट। तो इसका मतलब ये तो हमारे होगा ही नहीं, तो बीबीटी की तो कमी है, बीबीटी की क्या है ये कमी, कि भाई ये डिस्टॉर्टेड जो शेप होती है ना, उनको एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ये पिरामिड ऐसे कट जाएगा अपने, अष्टफलकीय ऐसे कट गया, क्यों, समन्वय संख्या 4 है, 6 होनी चाहिए। तो बचा कौन, वही बच्चे वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। अब देखो हमको पता है यहाँ जिंक, अरे जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, और +2 का मतलब अरे 3d10, और 4s क्या हो जाएगा, 0 हो गया, हो गया या नहीं। अब देखो 3d का कोई एलिमेंट्स होता है ना, 3d का, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं भैया, क्या चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो अरे ये एलिमेंट्स किसका है, 3d का, 3d का, तो फिर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 से ज्यादा होती है तो हम पेयरिंग करवा देते हैं, और अगर 3 या 3 से कम होती है तो फिर लिगेंड चेक करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, अरे ग्रेटर देन +3 हो, तब तो क्या होगा, आपकी पेयरिंग हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, अरे 3 से कम, या क्या हो, 3 या 3 से कम हो, तो फिर हम क्या करते हैं, अरे लिगेंड चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, लिगेंड चेक करते हैं भी, लिगेंड चेक। और लिगेंड में देखो आपके FCl, Br, I, और अगर H2O में से आ जाए, इनमें से कोई सा लिगेंड आ जाए, तब तो अपन पेयरिंग नहीं करते, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। और अगर इनके अलावा कोई आ जाए अदर, तो फिर हम क्या करते हैं, पेयरिंग। पर या तो वैसे देखो, अरे जिनके पास पहले से कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, और एक डी को उसमें 5 डी कक्षक होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो पहले से पेयर हैं। अरे सारे ही इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या है, पेयर। जैसे मैं इधर बना दूं, देखो अरे 10 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, देखो 10, तो 10 तो कैसे भरोगे आप, अरे हंड के नियम से पहले एक एक भरते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ये लो, ये पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ तो पहले से पेयरिंग हो रही है, तो डी कक्षक खाली होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, जितनी समन्वय संख्या होती है उतने कक्षक लेते हैं। तो इसके अलावा कौन कौन सी अपने पास, ये तो 3d हो गई, फिर एक 4s आता है, और अरे 4p आएगा, और जरूरत पड़ी तो 4d को भी काम में ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, वीवीटी के अंदर भाई जितनी समन्वय संख्या होती है उतने खाली कक्षक लेते हैं। तो कितने खाली कक्षक हो गए, 1 2 3 4 चाहिए ना, 4 हो गए खाली, क्यों, डी तो खाली हो ही नहीं सकते, क्यों, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 2 पहले से ही है, तो फिर 4 कक्षक मिल जाएंगे। तो संकरण कौन सा हो जाएगा आपकी, अरे sp3 हो जाएगा। और संकरण sp3, तो जो ज्यामिति बनेगी आपकी वो कौन सी होगी, अरे वो चतुष्फलकी होगी भाई, टेट्राहेड्रल। कौन सी, टेट्राहेड्रल, ये चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट, चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय। ये थोड़ा समझने का था। और अगर कोई सोच रहा है कि सर अगर ये 4d और 5d का हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4d 5d का है, तब ये सारा काम नहीं करते, लिगेंड वगैरह चेक नहीं करते, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेक नहीं करते, डायरेक्ट पेयरिंग कर देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है आपके पास तो आप डायरेक्ट क्या करवा दो, अरे पेयरिंग करवा दो। कि अगर सेंट्रल एटम किसका है आपकी 4d और 5d का है, तो आप क्या कर दो, उसकी पेयरिंग करवा दो। तो ये बीवीटी की शॉर्ट ट्रिक है, बीवीटी पढ़ेंगे तब सारा डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ना सारा ही डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए अब
क्वेश्चन नंबर आपके 40 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? देखो, क्रोमियम +3 भी दिखाता है और +6 भी दिखाता है। वैसे तो ये +1 से लेके और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनकी जो है ना विशेषता है वो क्या है? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना। तो क्रोमियम +1 से +6 तक दिखाता है वैसे तो ये, लेकिन +3 +6 जो है ना एनसीईआरटी में दे रखी है, वो इसकी मोर सुटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसी है? अरे मोर सुटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 में तो क्या होता है? अरे इसका विन्यास है वो अक्रिय गैसों के जैसा हो जाता है। और +3 में क्या होता है? अरे +3 का मतलब देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपकी क्या 3d5 और 4s1। और जैसे ही आप क्या करोगे, अरे एक इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे Cr+3, तो ये क्या हो जाएगा आपकी? अरे एक तो s का चला जाएगा और 2 d के चले जाएंगे, 3d3। और d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये अरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो वहां डी कक्षकों का विपाटन पढ़ते हैं अपन, T2G EG इस तरीके से। तो यहाँ इसको T2G3 अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा। अरे 3 जैसे अष्टफलकी बना रहा है मान लो, तो 3 T2G वाले, 2 EG वाले, तो T2G में क्या होगा? 1 2 3 ऐसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर देंगे अपन, तो T2G3 विन्यास मिल जाएगा। इसको स्थायी होता है वो विन्यास। वो विन्यास कैसा होता है आपकी? स्थायी विन्यास, यानी इसको क्या मिल जाएगा? T2G3 विन्यास। इस वजह से। और दूसरा रीजन ये है, देखो डी ब्लॉक के अंदर जाते हैं ना अपन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के अंदर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? अरे मैंने ये कहा, देखो आप एक बार मैं इसको थोड़ा इधर लेता हूं, देखो आप क्रोमियम में क्या कह रहे हैं अपन? क्रोमियम और ये मॉलिब्डेनम और ये टंगस्टन। अरे ये एक वर्ग हो गया, कर्मडर वरना क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, ये एक ही वर्ग के सदस्य। और देखो डी ब्लॉक के अंदर जब भी एक वर्ग में जाते हैं ना ऊपर से नीचे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी यूं कह दूं मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी? अरे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी जो है ना आपकी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी जो है ना आपकी, वो क्या होती है भाई? अरे बढ़ती है। क्या कहा मैंने? देखिए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? अरे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जबकि पी ब्लॉक में उल्टा हो जाता है कि जो हायर एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स है, हैवी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी होती है? कम स्थायी होती है। पी ब्लॉक में उल्टा है, वहां एक कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय यौगिक प्रभाव। उसकी वजह से वहां जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसकी स्टेबिलिटी घटती है, जबकि डी ब्लॉक में बढ़ती है। बढ़ती है इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्रोमियम की जो +6 है ना, अरे वो कम स्थायी होगी बजाय किसकी? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के। यानी इनकी जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अरे वो ज्यादा स्थायी होगी। क्यों? स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, इसका मतलब इससे ज्यादा स्थायी इनकी होगी। किसकी? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की। एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल 12th क्लास वाली में। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है कब? डी ब्लॉक में अरे ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी वर्ग में जाते हैं। जबकि पी ब्लॉक में ध्यान रखना उल्टा हो जाए, घटती है वहां घटती है। यानी जो हैवी एलिमेंट्स है, नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, वो क्या दिखाते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इसलिए भी +6 जो है ना इसका कम स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसका? अरे +3। कौन सा होगा? +3। एक कारण तो ये है कि इसको T2G3 मतलब T2G3 अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा। कौन सा? T2G3 अर्धपूरित विन्यास मिल जाएगा। और दूसरा ये कारण दे दिया मैंने कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। ठीक है ना? इस वजह से भी क्रोमियम का +6 है वो कम स्थायी बजाय किसके? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के। इसलिए क्रोमियम जो है ना प्रबलन के माध्यम में ये ऑक्सीकारक का काम करता है। किसका? ऑक्सीकारक का काम करता है। क्यों ऑक्सीकारक का मतलब? अरे सामने वाले का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचयन करे। तो ये +6 से +3 में आने की कोशिश करेगा।
तो इसका मतलब क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा। जैसे K2Cr2O7 पढ़ते हैं ना एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वहां क्रोमियम है आपकी, वहां क्रोमियम है, इसलिए वो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। समझ में आ गया, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे, इसलिए एनसीईआरटी आपके काम की है। अगला देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अधिकतम अणुचुंबकत्व दर्शाने वाला त्रिधनात्मक आयन। वैसे भी देखो हमको पता है कि लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड होते हैं ना, यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनका जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है ना, उनकी जो दर्शाते हैं वो +3 दिखाते भी है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +3। इसके अलावा ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे लेंथेनाइड वाले हैं वो +2 और +4 भी दिखाते हैं, ऐसे एक्टिनाइड वाले तो +2 +4 +5 +6 +7 तक दिखा देते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से अधिकतम अणुचुंबकत्व दर्शाने वाला त्रिधनात्मक आयन है। अब देखो हम अणुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व ऐसे पढ़ते हैं, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हम कहते हैं कि वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अरे अणुचुंबकीय होता है। या यूं कह दो, जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो उससे उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, पर वो भी ज्यादा आता है, वो ज्यादा आएगा, तब भी अणुचुंबकीय प्रकृति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम देखो एक फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, म्यू बराबर √n n+2, √n n+2। और ये आगे इसका मात्रक तो आपको पता ही है, ये बोर मैग्नेटॉन होता है। पर ये वाला म्यू है ना, ध्यान रखें, अरे ये स्पिन ऑनली है, ये ना कौन सा है, स्पिन ऑनली। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ऐसे लिख रखा है। स्पिन ऑनली यानी प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ऐसे कर, ठीक है ना, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार का होता है, एक तो ये स्पिन वाला स्पिन ऑनली, और एक होता है उसको बोलेंगे अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक स्पिन मोमेंटम हो जाएगा और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह दो, मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है ना, अब दोनों का सम करते हैं तो उससे क्या आता है, टोटल चुंबकीय आघूर्ण आता है। तो ये फॉर्मूला अपन औरों के लिए तो काम में लेते हैं, पर ये जो देखो आपको दे रखे नहीं, सारे लेंथेनाइड है, ये क्या है, लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड में देखो म्यू का फॉर्मूला अलग है, यानी यहां म्यू की जगह क्या निकालते हैं, अरे म्यू S+L। एस का मतलब तो क्या हो गया, ये स्पिन ऑनली था ना, यानी स्पिन ऑनली प्लस दूसरा कौन सा काम है आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ये तो कौन सा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण हिंदी में कहो तो, और वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, दोनों का सम करोगे तभी टोटल आएगा। तो ये टोटल है, ये क्या है, टोटल। तो जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं ना, उनके लिए अपन टोटल चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपके G √J+1, ऐसा करके फॉर्मूला है एक, ऐसा करके एक फॉर्मूला है आपकी ये वाला। देखिए ये फॉर्मूला है आपकी, और ये जी है ना, इस जी को हम बोलते हैं क्या, अरे इसको लिंडे फैक्टर बोलते हैं, या लिंडे लिंडे कुछ भी कह दो ना, फैक्टर। इसका नाम क्या है, लिंडे फैक्टर। ठीक है ना, ये G √J+1, और इसका नाम क्या है, लिंडे फैक्टर। कौन सा, हाँ जी, देखिए ठीक है ना, इसको लेंडे या लिंडे कुछ भी कह दो ना, फैक्टर। ठीक है ना, या लेंडे कह देते हैं, चलो एक ही बात है, लेंडे फैक्टर। लेंडे फैक्टर, ठीक है ना। और ये जी की वैल्यू जो निकालते हैं अपन,
वो भी ऐसे है, देखो जी की वैल्यू अगर निकालना चाहें आप तो जी बराबर क्या है आपके 3/2 एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपॉन 2 जे जे प्लस वन, ऐसा फॉर्मूला है। एक सेकंड, 2 जे जे प्लस वन। तो आपको तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला मान लो कभी पूछ लिया आपसे भविष्य में कि जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है, फर्स्ट ईयर में पूछा था, कोई डी ब्लॉक वाला पूछा था, तो एफ वाला पूछ सकता है आपसे। तो जी अंडर रूट जे जे प्लस वन, और ये भी किसमें, वही बोर मैग्नेटॉन में भी, और एक किसमें है ये बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर आप ये देखें इसको, लेंथेनम को लुटेशियम को देखें ना, तो देखो इसका तो F14 है, अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। इसका मतलब यहां तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहां भी देखो, इसमें भी देखोगे तो इसका हो जाएगा आपके F0, तो इसका मतलब यहां भी नहीं है। अब बचे दो, एक नियोडाइमियम और एक सीरियम। तो इसके लिए देखो एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा, इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा, ऐसा, यानी ये ग्राफ ऐसा आता है इसके लिए, ऐसा। तो देखो यहां तो ऊपर आते हैं ना, यहां तो दो एलिमेंट है आपके, एक तो डिस्प्रोसियम है और एक होल्मियम है, ठीक है ना। ये भी +3, यानी सबसे ज्यादा अगर अपन से पूछ लेना कि लेंथेनाइड के अंदर सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका है, तो एक तो डिस्प्रोसियम का है और एक किसका है, होल्मियम का है। और ये जो है ना आपके बच्चा कौन, सीरियम, और एक कौन है, नियोडाइमियम। तो ये तो लेंथेनम आ जाएगा यहां से, और इधर ये सीरियम आ जाएगा, अरे सीरियम यहां आ जाएगा ऐसे, और ये नियोडाइमियम है ना, सीरियम के बाद कौन आता है, प्रेसियोडाइमियम आता है, फिर नियोडाइमियम आता है। तो ये नियोडाइमियम है ना, अरे ये यहां मतलब इससे ऊपर रहता है इसका चुंबकीय आघूर्ण, इससे क्या रहता है अभी ऊपर, अरे इससे ऊपर यहां रहता है इसका, ठीक है ना। यानी इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो यहां रहेगा नियोडाइमियम का, ठीक है ना। क्यों, सीरियम फिर उसके बाद प्रेसियोडाइमियम फिर नियोडाइमियम आता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये समेरियम यहां जाता है ऐसे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनमें से सीरियम में से, और वैसे देखो तो देखो इसमें तो एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है F1, और यहाँ क्या है F3, ठीक है। पर ये सवाल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से सॉल्व नहीं होता। वैसे तो अपन क्या देखते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा आएगा। अरे यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है N, तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण, तो उतना ज्यादा अनुचुंबकीय गुण होगा। पर ये इससे सॉल्व नहीं हो रहा, ये इस कर्व से सॉल्व हो रहा ना, यानी ये फॉर्मूले से। अरे इस फॉर्मूले से क्या करते हैं अपन, सबका मतलब जैसे लेंथेनाइड है उन सबका चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर ये ग्राफ बनाते हैं उसके आधार पर, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण का। तो सबसे ज्यादा तो डिस्प्रोसियम और होल्मियम का याद रख लो, HO+3 और DY+3, और ये सीरियम आ जाएगा। इससे ऊपर कौन है, प्रेसियोडाइमियम, फिर नियोडाइमियम का नंबर आएगा। तो इनमें से ज्यादा कौन होगा, नियोडाइमियम, इसका ज्यादा होगा नियोडाइमियम। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपको देखो ये तो फॉर्मूला पहले से पता है आपको, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये ग्राफ, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ जी, आगे देखिए, क्वेश्चन 72 हो गया अपना। अब देखते हैं 72 के बाद 73। 73 देखिए, 73 में क्या है सुनिए अब। हाँ जी, निम्न में से कौन सा तत्व विटामिन B12, कौन सा विटामिन B12 के लिए आवश्यक है। तो विटामिन B12 है ना, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है भैया, कौन सी, अरे कोबाल्ट। ऐसा हम पढ़ते हैं कहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अनुप्रयोग है ना, एनसीईआरटी में दे रखे। जैसे मान लो आपकी क्लोरोफिल दे दे, क्या दे दे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु है,
तो क्लोरोफिल के अंदर देखो मैग्नीशियम धातु होती है भाई, कौन सी? मैग्नीशियम। ऐसे मान लो हीमोग्लोबिन है आपकी, कौन? हीमोग्लोबिन। तो उसमें कौन सी धातु है? अरे इसमें आयरन धातु है आपकी, कौन सी है? आयरन। तो ऐसे विटामिन बी 12 में कौन सी है? कोबाल्ट धातु है। कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु। ऐसे एक सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन, जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, उसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किसमें? कैंसर के उपचार में। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु है, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु है, और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु है, और सिस्प्लेटिन है उसमें, वो प्लेटिनम का क्या है? आपके संकुल। ठीक है ना। अगला देखो, टोल्यूइन द्वारा प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का कारण क्या है? अरे देखो, टोल्यूइन ये होता है आपकी, कौन सा? ये ऐसा होता है टोल्यूइन, या इसको मैं ऐसे बनाता हूं देखो आपके लिए, ये टोल्यूइन ऐसा है। तो ये कह रहा है टोल्यूइन द्वारा जो प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं हैं, कल भी कहा था मैंने, एरोमेटिक यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया एआरएससी अभिक्रिया होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यही कह रहा है, प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं का मतलब उसी अभिक्रिया की बात कर रहा है एआरएससी की, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा है। इसमें अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का कारण क्या है? अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का मतलब है कि बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहा है, यानी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो ये क्या कह रहा है? अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव। जब देगा तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, और जब खींचेगा तो डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये कह रहा है कि ये ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, उसका कारण क्या है? अप्रत्याशित का मतलब, अरे जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ये तो क्या कहा है इसने? अनएक्सपेक्टेड। भाई जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, पर जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्या कर देता है? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो ये पूछ रहा है इसका कारण क्या है। अब देखो, हम 11th क्लास में दे रखा है आपके, वैसे भी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, आप पीजी में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, पर मान लो एनसीईआरटी में दे रखा है आपकी। भाई 11th क्लास सबसे लोअर लेवल की बात कर लेते हैं ना। भाई जब एनसीईआरटी में नहीं हो तो फिर अपन कहते हैं ये ग्रेजुएशन लेवल से है। जैसे अभी पीछे आया था ये लेंथेनाइड वाला, ये ग्रेजुएशन लेवल से ही, मतलब इतना आपके एनसीईआरटी नहीं दे रखा 11th-12th में। ठीक है ना। ये जो मैंने ग्राफ वगैरह बनाया था आपको ऐसे बताया था ना, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू बराबर जी अंडर जे जे प्लस 1, ये आपके नहीं, फिर जी को खोल के लिख दिया 3/2 प्लस एस एच प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1। ऐसे फॉर्मूले आपके, मतलब इतना डीपली नहीं है आपके, तो केवल कौन सा है? चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो म्यू स्पिन ओनली बराबर √n n + 2, कहां? 11th-12th पे। ठीक है ना। तो वो ग्रेजुएशन लेवल से था सवाल, कहां से था? ग्रेजुएशन लेवल से सवाल था। अब ये तो 11th-12th लेवल में दे रखा है, ग्रेजुएशन में भी है। तो ये कह रहा है इसका कारण क्या है? देखो, तो इसका कारण एक तो चलाव्यता कह रहा है, तो देखो चलाव्यता से तो कोई मतलब नहीं है। अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि प्रतिस्थापियों का निर्देशात्मक प्रभाव, तो हम पढ़ते हैं एक तो ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। अरे एक तो कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी, और एक ग्रुप कैसे होते हैं? मेटा निर्देशी। मेटा निर्देशी एक ग्रुप कैसे हैं? मेटा निर्देशी। अब देखो, जो ऑर्थो निर्देशी होते हैं ना और पैरा निर्देशी, ऑर्थो और पैरा का मतलब, अरे आने वाले ग्रुप को अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजे, यानी बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा दे। और एक होते हैं जो मेटा निर्देशी होते हैं, कौन से? मेटा निर्देशी। अब मेटा निर्देशी कौन से होते हैं और ऑर्थो पैरा कौन से होते हैं? देखो, अरे प्लस आर वाले ग्रुप होते हैं, प्लस एच वाले। प्लस आर का मतलब जो अनुनाद प्रभाव लगाते हैं, प्लस एच का मतलब जो अति संयुग्मन प्रभाव लगाते हैं, और एक जो प्लस आई लगाते हैं, कौन सा? प्लस आई। कौन सा? प्लस आई। और ऐसे इधर कौन आएगा आपके? माइनस आर, माइनस एच, और ये माइनस आई। और ये माइनस आई वाले में देखो यहां गड़बड़ है, हेलोजन जो होता है ना, वो ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है, बट वो कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए आप मतलब यहां ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसमें हेलोजन अपवाद है। कौन अपवाद है? हेलोजन। हेलोजन होता तो ऑर्थो पैरा निर्देशी है, बट डीएक्टिवेटिंग यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो उसका जो दिशात्मक प्रभाव है वो प्लस आर के द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि क्रियाशीलता है वो माइनस आई प्रभाव के द्वारा क्या होती है? अरे नियंत्रित होती है। यानी जो सक्रिय करेगा निष्क्रिय करेगा वो किसके द्वारा? अरे माइनस आई के द्वारा क्या होगी? नियंत्रित है। तो इसका मतलब यहां देखो अनुनाद तो लग नहीं रहा,
कहा, यहाँ देखो अनुनाद नहीं लग रहा। अरे अंदर पाई सिंगल पाई पाई सिंगल पाई पर ये जो CS3 ग्रुप लगा हुआ है ना, इसका कोई अनुनाद वगैरह नहीं लग रहा। अनुनाद के लिए कंडीशन पड़ी है अपन ने, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल नेगेटिव, पाई सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, या लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, पाई सिंगल और आगे तो CS3 ग्रुप चल रहा है। तो ये जो CS3 ग्रुप है ना, अरे ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, ये इफेक्ट लगाता है आपके प्लस H। कौन सा? प्लस H। और प्लस H वाला क्या है? अरे ऑर्थो पैरा निर्देशी, यानी प्लस वाले ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। अरे प्लस वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो ये किसकी वजह से? अरे ये अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। और किसकी वजह से दे रहा है? अति संयुग्मन प्रभाव की वजह से। तो कारण क्या है हमारा? अति संयुग्मन अरे प्रभाव। ये तो कोई ऐसा ना, ये क्या है? कॉन्जुगेशन। ये तो अनुनाद ही है, कॉन्जुगेशन। अनुनाद का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन में आ जाए तो अनुनाद हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों नहीं है। चलावयवता भी नहीं है, चलावयवता का तो कोई लेना देना ही नहीं। तो बच्चा कौन? अति संयुग्मन। तो ध्यान रखें ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है आपकी? प्लस H। CS3 कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस H। इस वजह से ये क्या कर रहा है? अरे बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। अगला देखिए, बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, ये आपके ग्रेजुएशन से सवाल है भैया। ये कहां से है? ग्रेजुएशन से। ये 11-12 से नहीं है, ये कहां से है? आपकी ग्रेजुएशन से सवाल है। देखिए ये कह रहा है एक यौगिक के IR स्पेक्ट्रम में यदि 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर क्या वो एक शिखर प्राप्त हो, यानी एक पीक आ रही है। कितने पे? 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर क्या आ रही है? एक पीक आ रही है। तो ये कह रहा है कि वो यौगिक कौन सा है। तो देखो जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं ना, उसमें एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब जैसे उसमें ना भाई अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें सैंपल डाला, अब जो सैंपल है उसमें है ना भाई कौन सा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो पीक दिखा देता है ना। जैसे वो बनाते हैं ना IR स्पेक्ट्रा वगैरह बनाते हैं, ऐसे ऐसे ही ना, इस तरीके से चलते हैं, तो ये पीक दिखा देगा। अब ये कह रहा है कि वो पीक जो दिखा रहा है ना, ये पीक को हिंदी में शिखर कहते हैं, एक शिखर प्राप्त होती है, तो वो यौगिक कौन सा है। तो यहां जो आपके पीक आएंगे ना, वो इस OH ग्रुप की वजह से आएगी। किसकी वजह से? OH। और यहां भी कैसा है? ये OH, ठीक है ना। पर यहां देखो एक अनुनाद लग रहा है। अरे यहां देखो अनुनाद लग रहा है नहीं, पाई सॉरी अनुनाद तो नहीं है, अनुनाद नहीं है अनुनादन। अनुनाद तो तब लगता नहीं, ऐसा होता। अनुनाद तो तब लगता है यहाँ ऐसा होता है। अब तो पाई सिंगल लोन पेयर अनुनाद लग जाता। अब अनुनाद नहीं है, नहीं है तो हटाओ उसको। देखो हाँ जी, देखिए तो OH की वजह से जो पीक आती है ना, वो तो बहुत ज्यादा आती है ना, ऐसे 3250 से है ना, 3250 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ऐसे आती है। 3250 से कितना? 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये पीक तो बहुत ज्यादा है भाई। OH की वजह से जो पीक आएगी ना, अब देखो वहां आपको ना ऐसे कई सारे कंपाउंड हैं, उनकी आपको पीक याद रखनी है। इसकी पीक इतने पे आती है, इसकी इतने पे आती है, इसकी इतने पे आती है। तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे है आपके सवाल, है ना। OH की पीक तो 3250 से 3650 के बीच आती है। इसका मतलब ये तो कह रहा है मुझे 1715 के आसपास आनी चाहिए। 1715, 1720 या 10 कुछ भी हो सकती है ना। इसमें थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलते हैं, ऐसे 10-20 है ना सेंटीमीटर इनवर्स का, इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलते हैं ना। आपको पढ़ाएंगे तब ना, आप देखेंगे वहां। तो अभी तो आपको याद रखना है OH की पीक कितने पे आती है? 3250 से 3650 के बीच। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। जब ये नहीं है तो दो तो कट ही गए OH वाले। अब यहाँ कौन बचा? एक तो ये बचा, ये तो है आपके कीटोन। अरे ये तो है आपके कीटोन यानी एसीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है आपकी? एल्डिहाइड। अब इसमें जो पीक आती है ना, वो किसकी वजह से आती है? अरे ये CO की वजह से आती है। किसकी वजह से? CO की वजह से पीक आती है। और ये कह रहा है एक ही पीक आनी चाहिए। अब वैसे देखें तो देखो यहीं से सॉल्व हो रहा है सवाल। कैसे भाई? एक पीक आनी चाहिए तो देखो CO के, अरे इधर CS3, इधर भी क्या है? CS3। अरे दोनों तरफ एक जैसे है, जैसा CS3 ये है वैसा ये है, तो क्या होगी? एक ही पीक आएगी। कितनी पीक आएगी? एक। जबकि इधर देखें आप तो देखो ये, अरे इधर CS3 है, इधर कौन है इसके? H। यहाँ तो दोनों अलग अलग है ना, एक CS3 मेथिल ग्रुप है, एक H है, तो इनकी वजह से क्या पीक एक थोड़ी आएगी, अलग अलग आएगी। या फिर ऐसे याद रख लो भाई इसमें कौन सा? अरे ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है,
ये भी कौन सा लगा रहा है, प्लस आई। और यहां देखो ये इधर प्लस आई लगा रहा है, और हाइड्रोजन का तो अरे आई इफेक्ट क्या होता है, जीरो। तो देखो प्लस आई तो कॉमन हो गया, पर इधर एक प्लस आई और बच गया। इस वजह से क्या होता है, अरे एल्डिहाइड की जो पीक है ना, किसकी, एल्डिहाइड की पीक थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, एल्डिहाइड की पीक थोड़ी सी ज्यादा होती है और कीटोन की पीक कम हो जाती है, यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है ना, तो जो आपके मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी ये घट जाती है, फ्रीक्वेंसी है ये घट जाती है ना। तो ये एल्डिहाइड में तो ये 1730 से 1750 के आसपास रहती है, 1730 से अरे 1750 के आसपास, अरे 1740 मान लो, 1735 मान लो, और 30 से 50 के बीच है ना, 1745 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके आसपास ऐसे मैच करते हैं आंसर। और इसकी जो आती है ना, अरे वो 1710 के आसपास आ जाती है, 1710-15 के आसपास। इसने 1715 दिया आपको आंसर, तो इसका मतलब कौन होगा आंसर, अरे कीटोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर, कीटोन। तो ये तो देखो याद रखने का है भाई, इसकी पी कितने पे आएगी, इसकी कितने पे आएगी, तो वहां एक टेबल बनाएंगे अपन, तब आपको पता चल जाएगा भाई आईआरपी कितने पे आएगी। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अब अगला है, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। अरे हम यही तो पढ़ते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करे, वो क्या कहलाती है, अरे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सीधा ही स्टेटमेंट है आपकी। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, शून्य। भाई एक घात पे डिपेंड करे तो प्रथम, दो पे डिपेंड करे अभिक्रिया का वेग तो द्वितीय हो जाएगी, तीन पे करे तो तृतीय हो जाएगी। यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के कैसा हो, समानुपाती, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दो घात के समानुपाती है तो द्वितीय कोटि हो जाएगी, तीन के समानुपाती है तृतीय कोटि, और उस पर डिपेंड नहीं करे तो। और देखो ये डिपेंड नहीं करे, इससे मतलब ये है ना, ये तो एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है आपकी। अरे ऐसा तो इस दुनिया में कोई सिस्टम है क्या कि मान लो अरे खर्चा करे नहीं और फायदा ही फायदा हो, या कोई बिजनेस है क्या ऐसा कि जिसमें मान लो इन्वेस्टमेंट तो करो मत, 0 रुपए, और प्रॉफिट मान लो खूब सारा आए। तो यहाँ शून्य कोटि में भी अभिक्रिया का वेग है ना, वो अपन इस सेंस में कहते हैं कैसे, कि यहां जैसे मान लो है ना भाई, कोई धातु की सतह मान लो, उसमें मान लो अरे किसी है ना, जैसे गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो जैसे मान लो पहले आके 100 मॉलिक्यूल यहाँ क्या हो गए, अरे अधिशोषित हो गए। अब मान लो 100 में से क्या है 50 जाके मान लो क्रिया कर रहे हैं, तो यहां से 50 गए, तो दूसरे 50 आके क्या होंगे, वापस से उस पर अधिशोषित हो जाएंगे। तो पहले से 50 बच रहे, 50 नहीं और आगे, तो उल्टे 100 हो गए ना। तो क्या हुआ, इनके अधिशोषित होने और जैसे यहां से जा रहे हैं उसको विशोषण कहते हैं, तो उनके विशोषित होने की जो दर है वो कैसी रहती है, अरे समान रहती है। इसलिए कह देते हैं कि वो अभिक्रिया का वेग है, वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना। नहीं बाकी तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई अरे अभिकारक ले नहीं उत्पाद बन जाए, कहां से बनेगा। तो यहाँ क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन की रेट है और डिजॉर्प्शन की रेट है ना, यानी अधिशोषण की दर और अरे विशोषण की दर है, वो कैसी होती है, समान होती है। तो इस तरीके से है ना अपन कह देते हैं कि भाई अभिक्रिया का वेग मतलब डिपेंड नहीं कर रहा। यानी अरे ऐसे मान लो इस कमरे में मैं ऐसे कह दूं कि 100 स्टूडेंट है मान लो, और इसमें 2 गेट है, एक गेट इधर एक गेट इधर, और मान लो 100 में से मैंने क्या किया, अरे 50 को बाहर कर दिया, इधर से 50 नहीं ले लिए। तो कोई पूछे कमरे में कितने बच्चे हैं, अरे मान लो पहले बाहर और अंदर नहीं किया, कितने हैं कि 100, 50 बाहर कर दिए, 50 अंदर ले लिए, 50 गए 50 आगे, दोबारा पूछे कोई हमसे भाई कितने बच्चे हैं, 100 ही कहेंगे। पर इस तरीके से अभिक्रिया का वेग है वो मतलब क्या है, वही अधिशोषण की दर और विशोषण की दर है, दोनों कैसी होती है, समान। ठीक है भाई। अभिकारक क्रिया करके तो उत्पाद बनाता है, तो अभिकारक पहले आके क्या है, अरे उत्प्रेरक की सतह पे जमा हो जाता है, उसको अधिशोषण बोलते हैं, फिर वहां से अरे निकल जाएगा तो उसको विशोषण कहते हैं, उत्पाद में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अधिशोषण और विशोषण जो है ना, अरे उन दोनों की दर है वो कैसी रहती है, समान रहती है। इसलिए कह देते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। नहीं बाकी तो ऐसा इस दुनिया में कुछ है क्या कि भाई अभिकारक तो ले ही नहीं और उत्पाद बन जाए, कहां से बनेगा। ठीक है ना। और एनसीईआरटी में ऐसी लाइन दे रखी, इसलिए एनसीईआरटी की कॉपी कर देते हैं। अब देखिए, आप सुनिए, ये भी देखो एनसीईआरटी से सीधा ही सवाल है कि यदि बेंजीन में 30 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, एक एवास्पशील, सीए नहीं है, एवास्पशील है भैया, नॉन वोलेटाइल एवास्पशील। ये तो पेपर में मिस्टेक है पहले से, मिस्टेक है, एवास्पशील नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा इंग्लिश भी आनी चाहिए हमको। देखो इंग्लिश तो सही दे रखी है इसने, क्या दे रखी है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब एवास्पशील सॉल्यूट, यानी एवास्पशील विलेय। तो इसने कहा है कि यदि बेंजीन में 30 डिग्री सेल्सियस पर एक एवास्पशील विलेय मिलाया जाए तो इसका वाष्प दाब क्या होगा।
देखो अरे शुद्ध विलायक होता है ना, उसका वाष्प ज्यादा होता है, उसमें जैसे अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं ना, तो जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनमें से कुछ स्थान कौन घेर लेगा, अरे अवाष्पशील विलेय के अणु घेर लेंगे। तो जो अणु पहले जा रहे थे केवल सॉल्वेंट था, तब जो अणु वाष्पित हो रहे थे ना, अरे जो अणु वाष्पित हो रहे थे, अब उनकी रेट है वो घट जाएगी। पहले मान लो 100 जा रहे थे, अब अरे 20 मान लो अवाष्पशील विलेय के अणु आ गए, तब कितने जाएंगे, 80 तो जाएंगे। वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो आपको सीधे स्टेटमेंट याद रखना है। आपसे ऐसे पूछ ले कि जल में 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए, ये तो उसने ऐसे पूछ लिया, चलो सीधा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है भाई। अवाष्पशील है इसका मतलब अरे जब भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। अब आपको ऐसे दे देता है उठा के कि जल में 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो वाष्प दाब का क्या होगा, तब भी बात यही है। क्यों कि जल क्या है, ब्लैक, उसने अब की बार बेंजीन दे दिया। और अवाष्पशील विलेय का मतलब चीनी कैसी होती है, अरे अवाष्पशील तो होती है, चीनी की जगह नमक लिख दे, आपको ग्लूकोज लिख दे, अरे चीनी क्या कभी उड़ती है क्या, वाष्प बनाती है क्या? अगर ऐसा होता तब तो कभी चाशनी आती नहीं, तो रसगुल्ले आपके गुलाब जामुन कभी बनते ही नहीं है ना। तो इसका मतलब अवाष्पशील विलेय अरे वाष्प नहीं बनाएगा, तो वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आंसर आपके, वाष्प दाब क्या होगा, कम। अगला देखो बेंजीन में एसिटिक अम्ल का मोलर भार। अरे बेंजीन में एसिटिक अम्ल का मोलर भार के दो आप, मोलर द्रव्यमान के दो, मोलर मास, वो 60 के स्थान पर कितना आ रहा है, अरे 60 के स्थान पर कितना आ रहा है, 118 आता है। कितना, 118। वैसे अप्रोक्सीमेट तो अपन 120 ही मानते हैं, और इसने 118 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कारण क्या है, अरे हमको पता है, एनसीईआरटी में दे रखा सीधे, एसिडिक एसिड जो है ना वो क्या करता है, अरे बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड बेंजीन के अंदर अपना डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है, डाइमर, यानी इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका जो अणुभार है वो 60 की जगह क्या आता है, अरे 120 आता है, पर इसने 118 दिया है। तो इसका मतलब अणुओं का क्या हो जाएगा, अरे संगुणन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगुणन, वियोजन नहीं। वियोजन में तो घट जाएगा, संगुणन में बढ़ जाएगा। संगुणन में क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखिए अगला सवाल, ये सीधे देखो एनसीईआरटी के फैक्ट है, सीधे एनसीईआरटी को उठा के कर दिया उन्होंने सीधे। तो केसीएल के तनुकरण करने पर, एक केसीएल का सॉल्यूशन है उसको तनु कर रहे हैं, तनु का मतलब अरे सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं इसमें, और सॉल्वेंट कुछ नहीं दे तो हमको पता है जल मानते हैं अपन, अरे कुछ नहीं दे तो जल कैसा एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये कह रहा है इसका तनुकरण करने पर चालकता एवं तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता को आप ऐसे दिखाते हैं लैम्बडा इक्विवेलेंट, ठीक है ना, लैम्बडा इक्विवेलेंट। तो ये कह रहा है क्रमशः बदलाव होगा, यानी केसीएल का तनुकरण किया जाए तो चालकता और तुल्यांक की चालकता में क्रमशः क्या बदलाव होगा, यानी वो बढ़ेगी घटेगी, या दोनों बढ़ेगी दोनों घटेगी, या एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, क्या होगा। तो देखो एनसीईआरटी में ये लाइन भी सीधे सीधे दे रखी कि तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है। कारण क्या है कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन होते हैं उनकी चालक मतलब उनका जो चालकत्व है वही चालकता कहलाता है। तो जैसे मान लो पहले आपके पास 1 घन सेंटीमीटर आयतन था, मान लो अरे कोई सॉल्यूशन है उसका आयतन कितना ले लिया आपने, 1 घन सेंटीमीटर ले लिया, और इसमें मान लो पहले कितने थे, अरे आपके पास पहले कितने थे, मान लो 50 आयन थे इसके अंदर, कितने थे 50, ऐसा मान लिया अपन ने। अब आपने क्या किया इसमें, अरे पानी ऐड कर दिया इसमें आपने, ये लो, और अब की बार आपने क्या कर दिया, इतना पानी ऐड किया कि जो आयतन है वो 2 घन सेंटीमीटर कर दिया। कितना कर दिया, 2। तो हमने आयन थोड़ी मिलाए, हमने पानी मिलाए, तो पानी क्या आयनों में वियोजित होता है क्या, पानी तो कैसा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, वो तो बहुत कम मात्रा में वियोजित होता है वैसे ही, यानी लगभग मान लो वो अवियोजित सा ही रहता है। तो 50 आयन पहले थे और 50 ही अब है, पहले 1 घन सेंटीमीटर में 50 थे, अब की बार 2 घन सेंटीमीटर में 50 है, तो एक में निकालोगे तो एक में तो कम ही होंगे ना। अरे मान लो 2 में 50 है तो एक में निकालोगे तो 40 मान लो, अरे 30 मान लो, ऊपर 50 से तो घटे ही ना। तो इसलिए क्या होगा, आयनों की संख्या घट जाती है किसमें, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, इसलिए चालकता का मान घटेगा। अब चालकता घटेगी, क्रमशः कहा तो पहले चालकता है तो चालकता घटेगी, तो यहां तो देखो बढ़ेगी और यहां बढ़ेगी, इसका मतलब ये तो क्या हो गया आपका, अरे ये तो गलती हो गया। अब 2 है आंसर कि घटेगी घटेगी यानी कम होगी कम होगी, पर तुल्यांक की चालकता क्या होगी, तो तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता जो होती है ना आपकी, वो तो 1 मोल विद्युत अपघट्ट रखने वाले जो है ना, 1 मोल विद्युत अपघट्ट किसी विलयन के अंदर घुला हुआ है, तो वो जितने भी आयन देगा तो उन सभी आयनों की चालकता क्या कहलाएगी आपके, अरे वही क्या कहलाएगी आपके मोलर चालकता। और इसने तुल्यांक ही दिया है तो 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक कह देंगे अपन कि 1 ग्राम तुल्यांक है ना,
मतलब वैद्युत अपघट्ट रखने वाला जो विलयन है उसके आयनों की चालकता है वो क्या कहलाएगी आपके, अरे तुल्यांक की चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट रखने वाले विलयन के आयनों की चालकता है, वही क्या है, उसकी तुल्यांक की चालकता। अब जैसे तनुकरण करते हैं तो जो वैद्युत अपघट्ट है उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यानी उससे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो तुल्यांक की चालकता भी अरे बढ़ जाएगी। तो दूसरी क्या होगी, तुल्यांक की वाली बढ़ेगी, इसकी जगह मोलर चालकता लिखता तब भी बढ़ती, ठीक है ना, तुल्यांक लिख रहा तब भी बढ़ेगी, मोलर चालकता लिखता तब भी बढ़ेगी। तो पहले कम होगी ये तो गलत हो जाएगा, तो सही कौन सी है कि चालकता तो कम होगी पर तुल्यांक की चालकता बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर मोलर चालकता लिखता तब भी एक ही बात था, ठीक है ना, जैसे मोलर चालकता को हम लैम्बडा एम से दिखा देते हैं, तो इसमें भी सेम ही है भाई, ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, पर जो चालकता है आपकी के वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो आगे कभी मान लो सवाल दे दे आपको तुल्यांक की जगह मोलर दे दे तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला ये आपके 79 हो गया। हाँ जी 79, और इसके बाद देखिए आप 80। हाँ 80 में देखिए आप, 80 सीधा ही है, निम्न में से कौन सा तत्व N-1 D10 NH2 विन्यास रखता है, N-1 D10 NH2। अरे इनको पता है डी ब्लॉक के जो तत्व है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अरे N-1 D1 to 10, और आगे क्या होता है NS1 to 2। एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तब तो अपवाद होता है, और दो होते हैं तो समान होता है। पर एक एलिमेंट ऐसा भी डी ब्लॉक के अंदर पैलेडियम, उसमें एस के अंदर क्या होता है, 0 होता है, वो आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है ना। अब N-1 D1 to 10 यानी डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 10, तो 10 तो क्या है सबसे लास्ट वाले में आते हैं जिंक के अंदर। अरे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3D10 और 4s2, तो देख लो ना N-1D का मतलब 3D हो गया और ये 10 और आगे NH2, इसका मतलब जिंक के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-1D10 और NS2। कॉपर के ये जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, अरे कॉपर है सिल्वर है आपकी गोल्ड है, इसका तो क्या है, देखो हमको कॉपर का पता है ना, तो 3D10 और आगे 4s1, बस तो आगे वाले में अरे इसमें क्या है 4D10 और आगे 5s1, यानी s के अंदर यहाँ अरे एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, ये 5D1 ये 10 और ये 6s1, यानी s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या कह रहा है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो गोल्ड के अंदर तो क्या एक ही है, और ये एक ही वर्ग के एलिमेंट से कौन, जिंक कैडमियम अरे मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, एक वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ कोई अपवाद नहीं है जिंक कैडमियम मरकरी में। वैसे जनरल नियम क्या है, एक वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें मतलब संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो समान पाए जाते हैं, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पर डी ब्लॉक में कुछ अपवाद है, तो आपको ध्यान रखना जिंक कैडमियम मरकरी इन तीनों में कोई अपवाद नहीं है, तीनों एक ही वर्ग के एलिमेंट्स हैं। जिंक का कितना है, अरे जिंक का 3D10 और 4s1 होता है, और इसका क्या है कैडमियम का 4D10 सॉरी 4s1 नहीं, हाँ जी 4s1 नहीं, ये तो गलत हो गया 4s2, इसमें क्या है 4D10 5s2 और ऐसे इसमें क्या हो जाएगा आपके 5D10 और 6s2, तो देख लो किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, गोल्ड का कितना है 6s में 1, तो ये यही कह रहा है कौन सा विन्यास नहीं दर्शाता है। अगला तो देखो सिंपल है 26Fe, आगे 56 लिख रखा है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अरे ये क्या है देखो आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट्स को ऐसे दिखा सकते हैं ZXA के रूप में, Z क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, X आवर्त सारणी में से कोई सा भी एलिमेंट्स, और A क्या है द्रव्यमान संख्या, जैसे यहाँ अरे Fe क्या है X हो गया, 26 क्या है Z और 56 क्या है A, 56 क्या है A, द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, या कह दो जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक, तो यहाँ क्या है 26, अरे 26 क्या है परमाणु क्रमांक, इसका मतलब प्रोटॉन तो कितने हैं इसके अंदर, अरे 26 हैं, और कोई आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे, अरे तो इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन कितने, तो देखो उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमेशा सत्य है,
पर ये बात सत्य नहीं है कौन सी, कि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन हो, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर इलेक्ट्रॉन हमेशा समान होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 26 ही है, और न्यूट्रॉन निकालना चाहें आप तो देखो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है आपके पास कौन सा, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, ये वाला। अरे ए बराबर क्या है आपके पास, P प्लस एन। ए बराबर क्या है आपके पास, चलो मैं इधर करता हूं सॉल्व, देखिए थोड़ा फिर अपने पास क्या अगले सवालों को करने के लिए जगह रह जाएगी। देखिए यहां कर देता हूं मैं, देखिए आपको आपके पास फॉर्मूला क्या है, अरे ए बराबर P प्लस एन, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, अरे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या तो 56 है आपके पास, बराबर प्रोटॉन कितने हैं, अरे प्रोटॉन 26 है, प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो उसको इधर भेज दो ना, 56 में 26 घटा दो 30 आ जाएगा आंसर। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई, 30। अब ये तो पूरा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्या करो आप, अरे जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, तो हमसे तो इसने पूछा न्यूट्रॉन, अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब भी अपन ने क्या किया, अरे देखो यहां से फॉर्मूला कि द्रव्यमान संख्या ये ऊपर आ रही है और परमाणु क्रमांक कहां आ रहा है, अरे नीचे, और परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या है, और ये प्रोटॉन ले जाके तो घटा रहे हैं अपन, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो ना आप, सीधे ही न्यूट्रॉन आ जाएंगे सीधे आप, अरे सीधे ही क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन, ऊपर वाला कौन है 56, नीचे वाला 26, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, 56 में से 26 30 आंसर है। पेन चलाने की जरूरत नहीं है इतना, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए अपने 30, ये लो, इतनी अपन को जरूरत ही नहीं है। हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा सवाल बढ़िया तब बनता, ऐसे दे देता अगर आपको, अरे ऐसे दे देता ना इसको, जैसे यहां लिखा है ना इसने, इसके ऊपर मान लो +2 चार्ज लिख देता, क्या लिख देता, +2 चार्ज, जैसे 26 Fe+2 56, अगर ऐसे पूछ ले आपसे और आप पूछ लेता कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी अरे नाभिक से निकलते नहीं है, केवल क्या नाभिक जब टूटता है, नाभिक की विखंडन की अभिक्रिया होती है, तभी जाके क्या होता है, अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं, और उसके लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है नाभिक को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में निकलता कौन है, इलेक्ट्रॉन, जुड़ता भी कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अरे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो तो आपके सेम ही रहेंगे, जैसे इधर निकाले ना ऐसे इधर रहेंगे आपके, वही कितना 26 प्रोटॉन, 56 में 26 घटा दो 30 क्या है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन घट जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो या तो घटेगी या बढ़ेगी, तो आप वो सीधे ध्यान रख लो, उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, पर अगर आवेश है यानी चार्ज है उसके ऊपर, तो प्लस चार्ज है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ क्या है +26 होने चाहिए, और प्लस का 2 है तो -2 कर दो, तो क्या करो, प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस, 26 में से दोगे तो अरे 24 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो ऐसा सवाल पूछता तो और ज्यादा मतलब बेहतर सवाल था ये, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाता, सीधे ही आंसर दे दिए 26, गलत हो जाता। तो हमारा सही आंसर कौन सा है इसमें, तो न्यूट्रॉन। अगला देखिए आप, Z बराबर 68 तत्व, अरे Z बराबर 68, Z बराबर 68 का मतलब परमाणु क्रमांक उसका कितना है 68, तो ये पूछ रहा है इसका तत्व संबंधित है, अरे जिसका परमाणु क्रमांक 68 है वो तत्व किससे संबंधित है, कि वो S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है, D का है या F का है। तो हमको पता है परमाणु क्रमांक 57, और 57 किसका है, अरे लेंथेनम का। तो 57 के बाद सीरियम 58 से लेके और 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, 71 का मतलब लुटेशियम, तो सीरियम से लेके लुटेशियम तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, अरे ये लेंथेनाइड कहलाते हैं। कौन से, लेंथेनाइड। क्यों लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, लेंथेनाइड कहलाते हैं, सीरियम से लेके लुटेशियम तक के। तो देखना ये कितना दिया है, अरे 68 दिया है, तो 68 का मतलब अरे 68 का आएगा 58 और 71 के बीच में तो आएगा, कहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट से, अरे लेंथेनाइड F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्यों, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये परमाणु क्रमांक 68 का तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है, अरे F ब्लॉक से संबंधित है। कौन से F ब्लॉक। अगला देखिए, ये गैसीय स्टेट में दे रखा भी है ना, जैसे Z बराबर क्या है, पीवी अपॉन एनआरटी। अरे Z बराबर क्या है, पीवी अपॉन एनआरटी। और एक मोल के लिए अगर लिखना चाहो आप, ये N तो मोल ही है ना आपके, तो अगर मैं इसको N बराबर 1 मोल के लिए लिखना चाहूं इस समीकरण को, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अरे Z बराबर पीवी अपॉन आरटी हो जाएगा। Z बराबर क्या होगा बच्चों, पीवी अपॉन आरटी। तो ये इसने कहा है कि इसमें से Z क्या है,
तो जेड को हम बोलते हैं, देखो संपीडितता कारक बोलते हैं, जेड को क्या बोलते हैं हम, संपीडितता कारक। वहां अपन पढ़ते हैं ऐसा कि जेड की वैल्यू देखो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, जेड बराबर 1 हो सकता है, और जेड का मान माइनस मतलब 1 से कम हो सकता है। तो जेड का मान जिन गैसों के लिए है ना, ये गैसियस स्टेट से है भाई, है ना, कौन से स्टेट से है, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था वाले चैप्टर से ही। तो जेड का मान एक जिन गैसों के लिए होता है, वो गैस तो कौन सी होती है आपके, अरे वो तो आइडियल होती है, कौन सी, आइडियल। और जिसके लिए जेड का मान 1 से ज्यादा या 1 से कम आ रहा है, तो ऐसी गैसें आइडियल नहीं होती हैं, वो आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाती हुई है ना, आदर्श व्यवहार से क्या दिखाती है, विचलन, डेविएशन, यानी आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाएगी, जेड का मान या तो 1 से ज्यादा या 1 से कम, तो वो आदर्श व्यवहार से क्या दिखा रही है, विचलन दिखा रही है, यानी वो नॉन आइडियल गैस होगी, कौन सी, नॉन आइडियल। तो जेड का मान 1 से ज्यादा होता है, वो तो हाइड्रोजन गैस है आपके, कौन सी गैस है, जैसे हाइड्रोजन है आपकी, हीलियम है, उनके लिए होता है क्या, जेड का मान 1 से ज्यादा। और 1 से कम वाली गैसें हैं वो कौन सी हैं आपके, जैसे सीओ, CO2 वगैरह है, ऐसी गैसें हैं। और जेड का मान 1 किसके लिए है, अरे आदर्श गैसों के लिए, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। तो जेड क्या है, अरे जेड संपीड़ितता कारक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़ितता कारक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़ितता कारक, ठीक है। अगला देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा है, स्थिर मोलर आयतन, इसका मतलब अरे वी कैसा दे दिया इसने, कांस्टेंट दे दिया, ठीक है ना। तो मोलर आयतन का मतलब एक मोल का आयतन मोलर आयतन हो जाएगा, पर क्या है, आयतन कैसा है, स्थिर है भैया ना, आयतन कैसा है, अरे स्थिर है। तो ये कह रहा है स्थिर मोलर आयतन पर खींचे गए दाब, एक तो दाब के और वर्सस यानी विरुद्ध, और एक कौन सा, ताप, यानी दाब और ताप के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है, कब, स्थिर आयतन पर। तो ये कह रहा है कि खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, देखो अपन एक नियम पढ़ते हैं, वॉयल का नियम, एक चार्ल्स का नियम, एक गैलोसेक का नियम, एक अवोगाद्रो का नियम, और एक फिर आदर्श गैस समीकरण, इनको मिला के। अरे तो हमको पता है जो बॉयल का नियम है ना, वो तो क्या है भाई, 3 ही तो है चीजें, एक तो P, एक V और एक T, ठीक है ना। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लो आप, किसको, टेम्परेचर को, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/V के, इसका मतलब वो बॉयल का नियम हो गया। प्रेशर कांस्टेंट कर दो, V समानुपाती T के, वो चार्ल्स का नियम हो गया। और यदि आप क्या कर दें, इसको आयतन को कांस्टेंट कर दें V को, तो P समानुपाती होता है किसके, T के, अरे P समानुपाती होता है किसके, T के। तो ऐसा नियम किसका है, अरे ये गैलोसेक का नियम है भाई, इसका गैलोसेक का नियम। तो फिर कौन सा हो जाएगा ये, अरे समआयतनी आरेख हो जाएगा ये, कौन सा, समआयतनी आरेख, क्यों, आयतन स्थिर है ना, तो आरेख कौन सा हुआ, समआयतनी आरेख। समता भी नहीं, समतापी नहीं, समन्यूट्रॉनिक नहीं, भाई समन्यूट्रॉनिक तो कोई ऐसा होता ही नहीं, ठीक है ना भाई, ऐसा तो कोई ग्राफ है नहीं समन्यूट्रॉनिक का मतलब, तो अरे न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे अपन पढ़ते हैं संभारिक, समस्थानिक और एक सबन्यूट्रॉनिक, तो वहां न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसका तो यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है ग्राफ ग्राफ से, ठीक है ना। तो बचे कौन से, एक ये समदाबी, समतापी, समायतनिक। तो ये तो ऐसे कह रहा है कि दाब और ताप तो दे रहा है, तो दाब और ताप के बीच तो ग्राफ बना ही रहा है ना, किससे बना रहा है, स्थिर आयतन पे बना रहा है, इसका मतलब ग्राफ कौन सा है, समायतनी आरेख, जो रेखाएं बनेंगी वो कौन सी होंगी, समायतनी रेखाएं। ऐसे ग्राफ बनाओगे ना वैसे, अरे पी के टी के बीच ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे आएगी समायतनी रेखाएं, ऐसे ऐसे इस तरीके का ग्राफ आएगा ये पी और टी के बीच, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 85। देखिए 85 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया हेतु सही है। तो इसको थोड़ा सा आप इंग्लिश देख लो, इसकी इंग्लिश ज्यादा बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया हेतु सही है। अरे वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं अपन, वेस्पर थ्योरी, कौन सी थ्योरी, अरे VSEPR, VSEPRT यानी वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत। तो उसमें अपन पढ़ते हैं जैसे लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, उनके बीच में प्रतिकर्षण। तो वहां अपन पढ़ते हैं LP LP ज्यादा है, अरे LP LP
यानी लॉन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है किससे? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से। और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है किससे? अरे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। होता है या नहीं होता बताओ? अरे होता है या नहीं होता है ये बताइए आप। होता है, ठीक है ना। हाँ, देख लो यहाँ ऑर्डर आप, सबसे ज्यादा लॉन पेयर, तो देखो यहाँ तो बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया आपके। यहां भी देखो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर आ गया, ये भी गलत है। पहले लॉन पेयर आना चाहिए, इसमें भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा हमारा? ये एलपी एलपी, फिर एलपी बीपी और फिर बीपी बीपी, ऐसे शॉर्ट में याद करते हैं। तो हिंदी थोड़ी सी बड़ी है, तो हिंदी में पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा है। इंग्लिश में आसान रहता है, टीचर्स भी ऐसे लिखवाते हैं आपके। अरे जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, चाहे मैं पढ़ाऊं कोई भी टीचर पढ़ाए, वो ऐसे पढ़ाते हैं, इसको एलपी एलपी, फिर एलपी बीपी और सबसे कम बीपी बीपी। यानी बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे कम, लॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, दोनों के बीच का। अगला देखिए अब, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके ये कि BF3 की ज्यामिति कौन सी होगी? अरे BF3 की ज्यामिति कौन सी होगी? ये भी वेस्पर से सवाल मान लो आप, वेस्पर से मान लो, संकरण से मान लो, दोनों से सॉल्व कर सकते हो आप। तो देखो BF3 में तो सीधा सा हमको पता है, अरे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में? 3 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन कैसा है? अरे एक संयोजी है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना काम लेगा, एक केंद्रीय परमाणु का काम ले लेगा। तो क्या करेगा फ्लोरीन इसके साथ? अरे 3 बॉन्ड बना लेगा। कितने बॉन्ड? 3। और देखो 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 सिग्मा है, तो जो इसकी ज्यामिति है वो कैसी होगी आपकी? अरे समतल त्रिकोणीय। कैसी होगी? समतल त्रिकोणीय। अरे 3 बॉन्ड बन गए ना, तो अगर हमसे कोई पूछे कि बॉन्ड पेयर कितने, तो कितने हैं? अरे 3। और बोरॉन के पास कोई लॉन पेयर दिख रहा है क्या? अरे लॉन पेयर नहीं दिख रहा, लॉन पेयर 0। टोटल कितना है? अरे टोटल कितना आया? 3। ठीक है ना। फिर जब भी अपन अरे ज्यामिति निकालते हैं ना, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को देख लेते हैं। अगर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का सम कैसा हो? 2 है तो रेखीय, 3 है तो समतल त्रिकोणीय, 4 है तो चतुष्फलकीय। जब तक लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर आ जाएगा फिर तो है ना, वो ज्यामिति तो उसकी सेम ही रहेगी, पर उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। यानी ज्यामिति के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, उसके अंदर लॉन पेयर को काउंट करते हैं, जबकि शेप के अंदर लॉन पेयर काउंट नहीं करते। जैसे आप वी शेप पढ़ते हो, टी शेप पढ़ते हो, के शेप, सीसो ऐसे पढ़ते हो, वो शेप है। ज्योमेट्री तो उसके अंदर लॉन पेयर काउंट करते हैं, यहां तो लॉन पेयर है नहीं। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हो, या संकरण निकाल लो, एन का मान निकालो, 3 आएगा। तो संकरण कौन सा होगा? sp2। और संकरण sp2 तो ज्यामिति समतल त्रिकोणीय। क्यों? अरे जितने सराउंडिंग एटम होते हैं ना, उतने ही बॉन्ड पेयर मानते हैं। तो सराउंडिंग एटम कितने हैं? अरे सेंट्रल एटम तो एक ही है ना, बोरॉन, और सराउंडिंग कितने हैं? 3। तो जितने सराउंडिंग एटम उतने ही बॉन्ड पेयर, 3 टोटल है, तो तीनों के तीनों क्या बॉन्ड पेयर है? लॉन पेयर 0 हुआ। तो आप चाहे संकरण से कर दो इसको सॉल्व, और चाहे आप इसको किससे? वेस्पर से कर दो, दोनों से कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आगे आपकी बायोलॉजी आ गई, और केमिस्ट्री के हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके? 43। कितने थे? 43, जिसमें से अपन ने कल कितने किए थे? 23। और आज कितने कर लिए अपन ने? अरे आज कितने कर लिए बच्चों? 20। इस तरीके से हमने 2018 वाला पेपर कंप्लीट सॉल्व कर दिया। 2025 वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, जो जनरल पेपर लग रहा है आरपीएससी का। एक संस्कार डिपार्टमेंट का भी आपको करवा दिया था मैंने, 2025 वाला ही। कौन सा? मतलब 2025 का मतलब 24 वाला, 24 में लगी थी ना उसकी एग्जाम दिसंबर में, तो 2024 में, ये 25 में लगी थी अभी आपके सितंबर में। ये तो सितंबर को में लगी थी ना, 9 सितंबर को। तो अपन ने 3 पेपर सॉल्व कर दिए। अब अगला पेपर लेते हैं कोई सा, 11 का, 13 का या 22 का, कोई सा ले लेंगे, या संस्कार डिपार्टमेंट का धीरे धीरे करके, या ईएमआरएस वाला कोई सा ले लेंगे। ईएमआरएस फर्स्ट ग्रेड वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना। क्यों? उसमें भी ईएमआरएस में भी आपके ना सेकंड ग्रेड लेवल का ही पेपर आता है। क्यों? उसमें एनसीईआरटी 11-12 लेवल की आती है, वो आपके भी काम का है, सेकंड ग्रेड वालों की। फर्स्ट ग्रेड वालों के है ये काम का ईएमआरएस, पर आपके जो ये अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड है ना, इसी के लेवल का पेपर आता है। क्यों? 11-12 एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो एनसीईआरटी तो आप क्या ही है, आपके तो उल्टा ग्रेजुएशन लेवल और है, इसलिए आपके भी काम का है फर्स्ट ग्रेड नाम, बाकी आपके लेवल का है वो। ठीक है,
चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को फायदा हो। ये बच्चे हैं भारी भरकम फीस देते हैं, साइंस की फीस तो ना आपको पता है वैसे भारी भरकम फीस होती है। ऑनलाइन में लोगे आप तो 7-8 हजार 10 हजार रुपए तो कम से कम मान लो। आप बढ़िया इंस्टीट्यूट का भी लोगे तो अच्छा सा इंस्टीट्यूट अगर लोगे 10 हजार तो मानो कम से कम। तो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं। थ्योरी सारी आपको, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आपको सब कुछ, और एग्जाम तक आपको ना अच्छे से तैयारी करवाएंगे बिल्कुल, है ना। और भी पीडीएफ वगैरह के थ्रू मतलब ऐसे है ना, और भी अदर क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे अपन, टॉपिक वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तब फिर उनको भी सॉल्व करेंगे ऐसे। अब इनको कर रहे हैं ऐसे, उनको करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको एग्जाम में अरे क्वेश्चन देखते है ना उसको सॉल्व कर दोगे, घबराओगे नहीं आप, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से है ना आपका साथ बना रहे, और हम जल्दी लाइव आएंगे फिर, है ना। 200 क्रॉस हो जाएंगे तब।